चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। तो हेडी लगा लीजिएगा। इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। देखिए, इंटेंसिटी जो है साउंड वेव का वो क्या होता है, इसको बताने से पहले जो है आपको हम थोड़ा सा बताते हैं कि हम जो है वेव की इंटेंसिटी जो है निकाले थे किसी स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, जैसे इस तरह का कोई स्ट्रिंग था, इस तरह से, और इस तरह का कोई स्ट्रिंग था, और इस स्ट्रिंग के अंदर से कितने एनर्जी जो है वो क्रॉस कर रही थी इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर। अगर हम यहां पर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया एज्यूम करें इस तरह का, इस तरह का, और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने जो है एनर्जी क्रॉस कर रही थी पर यूनिट टाइम, उसी को हम डिफाइन किए थे इंटेंसिटी। क्या डिफाइन किए थे? इंटेंसिटी। और ये बताए थे आपको वेव ऑन स्ट्रिंग में। वेव ऑन स्ट्रिंग में बताए थे कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, और अगर वेव जो है इस तरह से आगे की तरफ जा रही है और पार्टिकल ऊपर नीचे कर रही है, तो पार्टिकल के ऊपर नीचे करने के दौरान क्या होता था कि अगला पार्टिकल भी जो है स्ट्रिंग का डिस्टर्ब होता था, और अगला पार्टिकल डिस्टर्ब कर करके जो है अगले अगले पार्टिकल को अपना एनर्जी ट्रांसफर करते जाता था। तो होता क्या था कि उस स्ट्रिंग के हर एक स्ट्रिंग के अंदर जो क्रॉस सेक्शन होता था, जो स्ट्रिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता था, स्ट्रिंग का थिकनेस होता था, उस स्ट्रिंग के क्रॉस सेक्शनल एरिया से लगातार जो है उस पार्टिकल के थ्रू एनर्जी क्या होता था, ट्रेवल करता था। तो उसको बोलते थे वेव। क्या बोलते थे? वेव। ठीक है, तो यहां पर वही बात है कि साउंड वेव जो है वो किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कैसे जो है आगे की तरफ जाती है। हम पार्टिकल को नहीं बोल रहे हैं, पार्टिकल तो सिर्फ एक मीडियम है, एक तरीका है जो है वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का है। ठीक है, पार्टिकल जो है वो अपने जगह पे इस तरह से ऑसिलेट करता है साउंड वेव के अंदर, लेकिन जब पार्टिकल ऐसे ऐसे अपनी जगह पे ऑसिलेट करेगा ऐसे ऐसे, तो होगा क्या कि ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने से बगल वाला जो पार्टिकल होगा उसको भी क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, और ये भी पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेट होना शुरू करेगा। तो होगा क्या कि पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेट हो रहा है, ए वाला इस तरह से हो रहा है ऑसिलेट, तो ए वाला पार्टिकल जो है अपना एनर्जी इसको प्रोवाइड किया, ए वाला पार्टिकल अपना एनर्जी इसको प्रोवाइड किया। तो होता क्या है कि एनर्जी जो है वो इस तरह से इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है। तो बोलते थे उसको साउंड वेव। क्या बोलते थे? साउंड वेव। अब बताइए कि एनर्जी जो इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है, अगर हम यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन एरिया जूम करें, तो उस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी एनर्जी जो है क्रॉस कर रही है पर यूनिट टाइम, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? पावर। क्या बोलते हैं? पावर। और वो क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना पावर जो है उसके अंदर से निकल रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। ठीक है, और इस एनर्जी को आगे बढ़ने का जो जिम्मेवार है वो एक्सेस प्रेशर होता है, आपको बता चुके हैं। चलिए समझाते हैं और भी। तो इंटेंसिटी क्या है बेसिकली, पहले हम समझाते हैं। इंटेंसिटी जो है वो है पावर क्रॉसिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। पावर क्रॉसिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, या ऐसे बोल सकते हैं कि पावर को बोलते हैं एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम। एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज पावर। अब समझाते हैं क्या हुआ। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहां पर बहुत सारे एयर के पार्टिकल्स हैं, मीडियम के पार्टिकल्स हैं, इस तरह। और शुरुआत में ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो अनडिस्टर्ब्ड है। अनडिस्टर्ब्ड है इसका मतलब है कि इसके जो ट्यूनिंग फॉर्क के जो प्रॉन्ग्स हैं वो रेस्ट पर हैं, ठीक है, वाइब्रेट नहीं कर रहे। अब हम क्या किए कि हम इस ट्यूनिंग फॉर्क को किसी पे जाकर इस तरह से ऐसे मार दिए, ऐसे, और मारने के बाद यहां पर लाके रख दिए।
जैसे ही मारने के बाद यहाँ पे लाके रखेंगे तो इसके प्रोंग्स जो है वो इस तरह से क्या करते हैं, ऑसिलेट करेंगे। जब इसके प्रोंग्स इस तरह से ऑसिलेट करेंगे तो बगल वाले जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे वो भी इस तरह से क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। बगल वाले भी जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो भी क्या करेंगे, इस तरह से ऑसिलेट करेंगे, क्योंकि इसके प्रोंग्स भी इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे क्या करने वाले हैं, ऑसिलेट करने वाले हैं। उसी तरह इधर वाले भी जो है प्रोंग्स ऑसिलेट करता है, तो ए वाला जो प्रोंग्स इधर वाला ऑसिलेट करेगा इस डायरेक्शन में, वो इधर वाले एयर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसको क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, अब आराम से समझिएगा। अब ए वाला मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हुआ तो ए वाला मॉलिक्यूल्स ऐसे वाइब्रेट करना शुरू किया, उसके अगले वाले मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना शुरू करेगा, उसी तरह नीचे वाले मॉलिक्यूल्स भी इस तरह से वाइब्रेट करना शुरू करेगा, उसी तरह मॉलिक्यूल्स इस तरह से वाइब्रेट होना शुरू करेगा। वाइब्रेट होते 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 इस तरह से क्या होगा कि इसके मॉलिक्यूल्स का जो वाइब्रेशन है और यहां तक भी पहुंच जाएगा। ठीक है, होते होते। लेकिन हम बता चुके हैं कि इस वाइब्रेशन को यहां से यहां तक पहुंचने में समय लगने वाला है। क्या लगने वाला है, समय। अब समझिए, जब ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो अनडिस्टर्ब्ड था तो यहाँ पे जो मीडियम के पार्टिकल्स थे वो भी क्या थे, डिस्टर्ब्ड थे, लेकिन वो एटमॉस्फेयर के वजह से डिस्टर्ब थे। यहाँ पे जो प्रेशर था वो किसका था, एटमॉस्फेयर का। क्या था, एटमॉस्फेयर का प्रेशर था। लेकिन इस ट्यूनिंग फॉर्क के डिस्टर्ब होने की वजह से क्या हुआ कि अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कुछ एक्सेस प्रेशर भी आ गया, यहाँ पे एक्सेस प्रेशर भी आ गया, क्योंकि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या होंगे, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे कि दूसरे मॉलिक्यूल्स के नजदीक जाएंगे। जब दूसरे मॉलिक्यूल्स के नजदीक जाएंगे तो वहां पे जो एयर की डेंसिटी होगी, मीडियम पार्टिकल की डेंसिटी होगी, वहां पे मीडियम पार्टिकल की डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से वहां पे प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ जाएगा तो बोलेंगे कि एटमॉस्फेरिक से प्रेशर से थोड़ा सा प्रेशर जो है बढ़ गया है, और वही प्रेशर क्या कहलाता था, एक्सेस प्रेशर कहलाता था। आपको बता चुके हैं। अब क्या होगा कि ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, तो हमको एक बात पता चल गया कि वो किसकी वजह से कर रहे हैं, एक्सेस प्रेशर की वजह से कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेस प्रेशर, ज्यादा प्रेशर होने की वजह से कर रहे हैं। तो होगा क्या कि अगर हम यहां पर अगर हम एक क्रॉस सेक्शन एज्यूम करें इस तरह का, तो इस क्रॉस सेक्शन के अंदर जितने भी एयर के पार्टिकल्स होंगे वो इधर वाले पार्टिकल्स जो भी होंगे, इस क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट वाले जो पार्टिकल्स होंगे वो हमेशा जो है इस पे एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, और वो प्रेशर जो है कौन सा होगा, ऑफ कोर्स एक्सेस प्रेशर होगा। और एक्सेस प्रेशर होने की वजह से क्या होगा कि ए वाले पार्टिकल जो है आगे वाले इस तरह से आगे जाने का प्रयास करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, आगे जाने का प्रयास करेंगे। अगर हम यहां पर एक क्रॉस सेक्शन, एक सिलेंडर एज्यूम करें इस तरह का एक सिलेंडर एज्यूम करें, सिलेंडर एज्यूम करें इस तरह से, तो इस सिलेंड्रिकल पार्ट पे जो है, इस सिलेंड्रिकल पार्ट पे एयर के पार्टिकल जो है वो क्या करेंगे, इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। और ऑफ कोर्स एयर के पार्टिकल जो है पहले तो प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे थे अगले वाले पार्टिकल को, लेकिन अब कर रहे हैं। उसका रीजन है ट्यूनिंग फॉर्क का वाइब्रेशन। ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेट करने की वजह से यहाँ पर एक्सेस प्रेशर आ गया, और यहाँ पे एक्सेस प्रेशर होने की वजह से इस पे फोर्स लगेगा। हर एक पार्टिकल जो है वो इस वाले क्रॉस सेक्शन पे क्या लगाएंगे, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, और ऑफ कोर्स वो फोर्स जो है वो किसके कारण से, एक्सेस प्रेशर के कारण है। ठीक है, तो एक्सेस प्रेशर पे फोर्स अगर कोई पूछ दे तो फोर्स हो जाएगा हमारा कितना, ऑफ कोर्स पी एक्सेस इनटू इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पी एक्सेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। कोई फोर्स पूछ दे तो बता देंगे। ऑफ कोर्स ए फोर्स जो है वो किसकी वजह से है, ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेशन की वजह से। किसके द्वारा लगाया गया है, मीडियम के पार्टिकल जो है वो अगले अदर वाले पार्टिकल्स पे लगा रहे हैं। अब होगा क्या कि जैसे ही इस वाले पार्टिकल्स पे फोर्स लगेगा तो फोर्स लगने की वजह से ये जो मीडियम पार्टिकल्स है वो डिस्प्लेस होंगे। क्या होंगे, डिस्प्लेस होंगे। ऐसे पार्टिकल जब डिस्प्लेस होंगे तो यहाँ पर पार्टिकल जो है उस पर वर्क किया गया, और वर्क जो है चेंज होगा एनर्जी में। इसका मतलब है कि हमेशा जो है पार्टिकल आगे जा रहे हैं तो एनर्जी भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, एनर्जी भी किस जा रहा है, आगे। लेकिन एक कभी मत सोचिएगा कि ये पार्टिकल जो है आगे जाते ही रहेंगे। ये पार्टिकल जो है आगे जाएंगे, फिर अब क्या होगा कि ए वाले पार्टिकल जो इधर से प्रेशर अप्लाई करेगा तो ए वाला पार्टिकल फिर से इधर आएगा, और इस तरह से अपनी जगह पे सारे पार्टिकल जो है अपनी जगह पे वाइब्रेशन क्रिएट करते रहेंगे। ये आपको बता चुके। ठीक है, मीडियम के पार्टिकल जो है वो अपने सेम पोजीशन पे ही रहेंगे, भले ही वो थोड़ा थोड़ा इस तरह से ऑसिलेशन क्रिएट करेंगे, लेकिन ये जो ऑसिलेशन क्रिएट करेंगे ये बेसिकली क्या करेंगे, एनर्जी को आगे ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो कितना एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रहा है इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, वही डिफाइंड होता है हमारा पावर।
क्या डिफाइंड होता है? पावर। और उस पावर को एरिया से डिवाइड कर देंगे, वो पावर जो है कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया से, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो है क्रॉस कर रहा है, वही डिफाइन करता है हमारा इंटेंसिटी। ठीक है, आगे बताते हैं, आराम से समझिए और धीरे धीरे। अगर हम यहां पर पावर पूछ ही दें, पावर तो पावर क्या होगा? बेसिकली पावर होगा फोर्स इस पॉइंट पे इनटू मीडियम पार्टिकल के आगे की तरफ वेलोसिटी। पावर इक्वल टू होता है इस पॉइंट पे फोर्स, ऑफ कोर्स फोर्स किसकी वजह से? एक्सेस प्रेशर की वजह से, इनटू इस डायरेक्शन में मीडियम पार्टिकल की वेलोसिटी। अब एक बात बताइए कि अगर डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो आता है cos थीटा। cos कितना डिग्री? 0 डिग्री। ठीक है, अच्छी बात है। 0 डिग्री क्यों लिखे? क्योंकि फोर्स भी इधर लग रहा है, मीडियम पार्टिकल डिस्प्लेस भी किधर हो रहे हैं? आगे की तरफ। बताइए फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, मतलब वेलोसिटी इधर, और दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री हो गया? ऑफ कोर्स 0 डिग्री हो गया, इसलिए 0 डिग्री लिख लिए। ठीक है, पावर इक्वल टू फोर्स। फोर्स है हमारा ऑफ कोर्स P एक्सेस इनटू एरिया, एरिया इनटू वेलोसिटी, इनटू वेलोसिटी। एक बात बताइए, ध्यान से समझिएगा कि यहां पर समझिए कि ए वाले जो मीडियम के पार्टिकल्स थे, यहां वाला, इस पे फोर्स लगने की वजह से क्या हुआ कि ए वाले पार्टिकल, मान लीजिए कि थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल एस। कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? डेल एस। डेल एस डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, डेल एस डिस्प्लेसमेंट हो गया, और इसको टाइम लगा डेल टी। इसको डिस्प्लेसमेंट होने में टाइम लगा कितना? ऑफ कोर्स डेल टी। डेल एस डिस्प्लेसमेंट हो गया मीडियम के पार्टिकल, जिसमें टाइम लगा कितना? डेल टी। तो कितना पावर जो है क्रॉस होगा? तो पावर इक्वल टू एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर हम आपको बता चुके हैं पहले ही डेरिवेशन में, माइनस बीटा बीटा डी एस अपॉन डी एक्स। लेकिन यहां पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। डेल एक्स, डेल एक्स का मतलब होता है यहां से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ पार्टिकल का, मीडियम पार्टिकल का, हो छोटा सा, इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? ऑफ कोर्स चेंज इन रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डेल एस डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल टी टाइम में, तो वेलोसिटी हम लिखेंगे डेल एस अपॉन डेल टी। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास पावर का वैल्यू पता चल गया, पावर का वैल्यू पता चल गया कितना? ऑफ कोर्स माइनस बीटा ए डेल एस बाई डेल एक्स इंटू डेल एस बाई डेल टी। ये हो गया हमारा पावर। ठीक है, ई पावर जो है वो इस तरह से मीडियम पार्टिकल के थ्रू जो है वो क्या हो रहा है? आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, और मीडियम पार्टिकल जो है वो एक मीडियम है पार्टिकल को आगे, सॉरी, एनर्जी को आगे भेजने का, साउंड वेव को आगे भेजने का। मीडियम पार्टिकल डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, मीडियम पार्टिकल तो अपने जगह पे सिर्फ ऑसिलेट कर रहे हैं। मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट कर करके जो है अपना पावर आगे भेज रहे हैं, और ये जो पावर है, ये जो एनर्जी है पर यूनिट टाइम, वो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या हो रहा है? आगे निकल रहा है। तो यहां पर डिफाइंड होगा पावर। पावर निकाल लिए। अगर हमको इंटेंसिटी चाहिए तो आपको इंटेंसिटी बता चुके हैं। इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी होता है बेसिकली कि इस ए एरिया से कितने पावर क्रॉस कर रहे हैं? P। तो यूनिट एरिया से कितना पावर क्रॉस करेगा? P बाई ए। और वही हमारा डिफाइंड होता है इंटेंसिटी इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। ये पावर क्रॉसिंग अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हो गया हमारा इंटेंसिटी। ठीक है, ऑफ कोर्स यहां पर लिख देते हैं पावर क्रॉसिंग बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये हो गया। बताइए यहां से कि इंटेंसिटी इक्वल टू पावर, पावर तो बता चुके हैं कितना? माइनस बीटा ए डेल एस बाई डेल एक्स इंटू डेल एस बाई डेल टी अपॉन कितना? क्लियर हुआ? अब बताइए यहां से कि एरिया से एरिया क्या हो गया? कैंसिल हो गया, और हमारे पास इंटेंसिटी का वैल्यू आ गया कितना? बताइए, माइनस माइनस बीटा डेल एस अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एस अपॉन डेल टी, और ए हो गया हमारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, हो गया माइनस बीटा इंटू डेल एस अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एस अपॉन डेल टी। क्लियर हुआ? बताइए, इसका मतलब है कि इतना इंटेंसिटी जो है, इतना एनर्जी जो है पर यूनिट टाइम, वो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से निकल रही है, और यही एनर्जी जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपको साउंड बोलेंगे। ठीक है, साउंड बोलेंगे। और इंटेंसिटी का मतलब होता है क्षमता। इंटेंसिटी का मतलब क्षमता। क्षमता कैसे डिफाइन करेंगे? क्षमता, ये किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से
अगर कम समय में, अगर किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कम समय में ज्यादा एनर्जी जो है क्रॉस कर जाए, ज्यादा पावर जो है पर यूनिट टाइम क्रॉस कर जाए, तो बोलेंगे कि वहां पे क्षमता क्या है, ज्यादा है। बोलो, साउंड का क्षमता ज्यादा है। मान लीजिए कि हमारा कान का ईयर ड्रम है, और अगर इस ईयर ड्रम के अंदर जो है अगर 50 जूल की एनर्जी जो है 1 सेकंड में आ रही है, 1 सेकंड में आ रही है, एक जो है कान का ईयर ड्रम वो 100 जूल का एनर्जी जो है वो 1 सेकंड में आ रही है। बताइए कि किसका क्षमता ज्यादा है। आपको 100 जूल का एनर्जी पर यूनिट सेकंड जो है हमारे कान के ईयर ड्रम पे स्ट्राइक कर रहा है, उसकी क्षमता ज्यादा है, इसलिए बोलेंगे कि उसकी इंटेंसिटी भी क्या है, ज्यादा है। समझ गए ना। मतलब इंटेंसिटी डिफाइन करने के लिए हम क्या करने वाले हैं कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने पावर जो है उसको क्रॉस कर रहे हैं, कितने एनर्जी जो है क्रॉस कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, जितना ज्यादा होगा उसकी क्षमता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्षमता में इंटेंसिटी। क्लियर हो गया। चलिए, अब हम इंटेंसिटी निकाल चुके हैं, कितना इंटेंसिटी निकाल चुके हैं। थोड़ा सा जो है हम इंटेंसिटी को और कैलकुलेट करने वाले हैं, इंटेंसिटी को थोड़ा सा और कैलकुलेट करने वाले हैं। इंटेंसिटी हम निकाल चुके हैं, कितना आया, माइनस बीटा इंटू डेल एस अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एस अपॉन डेल टी। ठीक है, अच्छी बात है। हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एस नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। हमको क्या निकालना है, डेल एस अपॉन डेल एक्स। तो डेल एस अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो इसका मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव करने वाले हैं हम, किसका, डिस्प्लेसमेंट वेव का। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वही सिर्फ जो है वेरिएबल होगा, उसके रिस्पेक्ट में ही सिर्फ डेरिवेटिव होगा, उसके अलावा जो भी चीजें हैं उसको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वेरिएबल तो ऐसे टाइम और x होता है, लेकिन यहाँ पर x के रूप में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसलिए टाइम जो है हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बताइए, s नोट इनटू sin थीटा का डेरिवेटिव सबको पता होगा, क्या होता है, cos थीटा cos ओमेगा t माइनस kx प्लस थीटा। लेकिन चेन रूल तो sin थीटा का किए हैं, अंदर वाला का भी करना पड़ेगा। अंदर वाला का करेंगे तो ओमेगा टी का होगा 0, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है, माइनस के एक्स का होगा माइनस के इंटू थीटा का होगा 0। तो बताइए कि डेल एस अपॉन डेल एक्स ए आ गया। एक और निकालना है, डेल एस अपॉन डेल टी। अगला जो है डेरिवेटिव वो टाइम के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं, तो अगला डेरिवेटिव डेल एस अपॉन डेल टी जो है वो टाइम के रूप में लिखेंगे तो कितना होगा, माइनस बीटा इंटू डेल एस अपॉन डेल एक्स के जगह पे, सॉरी इसको डिफरेंशिएट करना है, एस नोट साइन थीटा का कॉस थीटा ओमेगा टी माइनस के प्लस थीटा कर लिए, इस साइन थीटा कर लिए। और टाइम के रिस्पेक्ट में करना है तो ओमेगा टी का होगा ओमेगा माइनस के एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में किए हैं, और थीटा का डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में किए हैं। ठीक है, तो सिर्फ ओमेगा होगा। ये हो गया हमारा डेल एस अपॉन डेल एस और डेल एस अपॉन डेल टी। बताइए कि इंटेंसिटी जो है वो आ गया मेरे पास माइनस बीटा इंटू डेल एस अपॉन डेल एक्स का वैल्यू कितना है, ऑफ कोर्स एस नोट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा इंटू माइनस के इंटू डेल एस अपॉन डेल टी का वैल्यू कितना है, डेल एस अपॉन डेल टी का वैल्यू कितना है, एस नोट इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा इंटू ओमेगा। क्लियर हुआ कि नहीं सबको, इतना क्लियर हो गया होगा, अच्छी बात है। इंटेंसिटी इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बीटा, देखिएगा एस नोड इंटू एस नोड का स्क्वायर और ओमेगा इंटू के और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। ये हो गया हमारा इंटेंसिटी। क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए, ये हो गया हमारा साउंड वेव की इंटेंसिटी। ठीक है, अच्छी बात है। कोई अगर आपसे बोल देवे कि बताइए इस साउंड वेव का मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, ऑफ कोर्स 1 होता है। cos थीटा का वैल्यू जो होता है वो रेंज होता है -1 to 1। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा का रेंज होगा क्या, 0 to 1। कितना बार बता चुके हैं साउंड वेव, सॉरी वेव ऑन स्ट्रिंग में। तो cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, अगर इसका वैल्यू 1 रखेंगे तो मैक्सिमम जो है इंटेंसिटी आएगा साउंड वेव का बीटा एस नोट स्क्वायर ओमेगा इनटू। ठीक है,
इस तरह से। क्लियर हुआ? अच्छी बात है। अब ये मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है हमको काम का तो नहीं है, लेकिन हाँ एवरेज इंटेंसिटी जो है हमारा काम का है। ठीक है, एवरेज इंटेंसिटी हम निकालते हैं, समझिएगा, समझिए। एवरेज इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं? एवरेज इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या होगा कि इसका कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू हम आपको बता चुके हैं, 1 बाई कितना होता है 2। हम इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करके भी जो है बना सकते हैं, एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। एक टाइम पीरियड तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा एवरेज वैल्यू भी आ जाएगा। लेकिन हमको पता ही है, इसलिए आज जो है इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा का एवरेज वैल्यू कितना होता है 1/2। तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास बीटा एस नोट स्क्वायर ओमेगा इंटू के अपॉन कितना हो गया 2। ये हो गया हमारा एवरेज इंटेंसिटी। ठीक है, एवरेज इंटेंसिटी। क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छी बात है। अब यही चीज को जो है थोड़ा सा आगे पीछे कर करके जो है हम थोड़ा सा इसको और डिराइव करेंगे, और भी फॉर्मूला हम निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, समझिएगा। आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना, हम जो बताएंगे कि आपको कौन सा फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, चलिए हम जानते हैं अदर फॉर्म ऑफ आई एवरेज। आई एवरेज का थोड़ा सा और भी फॉर्म हम निकालने वाले हैं, समझिएगा। हम जो है जानते हैं कि वेव की जो वेलोसिटी होती है वो होती है बीटा अपॉन रो। वेव की जो वेलोसिटी होती है वो होती है बीटा अपॉन रो। वेव की जो वेलोसिटी होती है वो होती है अंडर रूट बीटा अपॉन रो। अगर हम यहां पर इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा v स्क्वायर इक्वल टू बीटा अपॉन रो। तो बताइए कि यहां से बीटा इक्वल टू आ जाएगा रो इंटू वी स्क्वायर, रो इंटू वी स्क्वायर। क्लियर हो गया? इतना आएगा। तो यहां पर हम एक चीज को एवरेज इंटेंसिटी की जगह पे रखने वाले हैं, आई एवरेज इक्वल टू बीटा। बीटा की जगह पे लिखेंगे रो इंटू वी स्क्वायर इंटू एस नोट का स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा की जगह पे हम लिखने वाले हैं कितना, ऑफ कोर्स 2 पाई एफ लिखने वाले हैं, 2 पाई एफ लिखने वाले हैं इंटू के। के इक्वल टू हम लिख सकते हैं कितना, ऑफ कोर्स के इक्वल टू लिखने वाले हैं ओमेगा बाई वी, ओमेगा बाई वी। ठीक है, ये आपको हम बता चुके हैं। बताइए यहां से कि एक वेलोसिटी से एक वेलोसिटी कैंसिल हो गया। ठीक है, और बताइए कि एवरेज इंटेंसिटी इक्वल टू रो इंटू वी इंटू एस नोट का स्क्वायर इंटू 2 पाई एफ इंटू ओमेगा की जगह पे अगेन 2 पाई एफ लिखेंगे। बताइए यहां से कि एवरेज इंटेंसिटी और 2 से डिवाइड करना भूल गए, बाई 2 भी है, बाई 2 एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया और आ गया मेरे पास एवरेज इंटेंसिटी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एस नोट स्क्वायर रो इंटू। ये आपको जो है याद करना है, ये आपको जो है एवरेज इंटेंसिटी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एस नोट स्क्वायर रो इंटू भी याद करना है। क्यों याद करना है? क्योंकि इसी तरह का फॉर्मूला आप याद कीजिए, वेव ऑन स्ट्रिंग में हम बताए थे कि एवरेज इंटेंसिटी जो होता है वेव का स्ट्रिंग के अंदर, वो ये भी होता है 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एस नोट स्क्वायर रो इंटू वी होता है। ठीक है, आप याद कीजिए, ये वाला आपको हम बताए थे। वहां पे एस नोट की जगह पे ए था, एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर रो इंटू वी था। क्लियर हुआ? एक फॉर्मूला और भी जो है हम याद कराना आपको चाहते हैं। एक फॉर्मूला इंटेंसिटी का यहाँ पे ए याद रख लीजिएगा, और एक फॉर्मूला और है जो आपको याद करना है। कहीं कहीं पर जो एस नोड है उसके जगह पे प्रेशर एम्पलीट्यूड दिया रहता है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड की जगह पे आपको दिया रहेगा एक प्रेशर एम्पलीट्यूड। बस समझिए, प्रेशर एम्पलीट्यूड दिया रहेगा तो जो है हम कैसे उसको हैंडल करेंगे, आराम से समझिए। ठीक है ना? तो इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला पता चल गया मेरे पास, क्या, एवरेज इंटेंसिटी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एस नोट स्क्वायर रो इंटू वी। ठीक है, आपको याद करना है फॉर्मूला ये।
आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहां से हमको पता चल रहा है कि एवरेज इंटेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये पता चल रहा है। अच्छी बात है। अगर हम यहां पर इंटेंसिटी और ऑफकोर्स इंटेंसिटी लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि हम बात कर रहे हैं एवरेज इंटेंसिटी का। तो इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एम्पलीट्यूड के रूप में जो है हम इंटेंसिटी को लिखने वाले हैं। कैसे लिखने वाले हैं आराम से समझिएगा। आपको याद होगा कि प्रेशर एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड में एक रिलेशन होता था। कौन सा रिलेशन होता था? आपको याद होगा, पी नोट इक्वल टू बताया गया होगा बीटा के एस नोट। आपको बताया गया होगा। बताइए यहां से कि यहां पर हमको पता ही चल गया एस नोट का स्क्वायर इक्वल टू पी नोट बाई बीटा इंटू के, पी नोट इंटू बीटा बाई बीटा इंटू के। अब बताइए कि ई एस नोट का वैल्यू, स्क्वायर का वैल्यू यहां पर हम रख देंगे तो हमारे पास एवरेज इंटेंसिटी जो है वो पता है 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एस नोट स्क्वायर ओ इनटू बी। तो यहां पर हम एस नोट स्क्वायर की जगह पे क्या रखने वाले हैं? हम पी नोट बाई बीटा इंटू के रखने वाले हैं। एस नोट स्क्वायर की जगह पे रखेंगे पी नोट बाई बीटा के इंटू कितना है? रो इंटू बी। ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है ना, अच्छी बात है। आगे थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, समझिएगा। यहां पर एवरेज इंटेंसिटी इक्वल टू 2 पाई एफ स्क्वायर इंटू पी नोट स्क्वायर इंटू रो इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव जो है हम आपको बता चुके हैं क्या होता था, अंडर रूट बीटा अपॉन रो होता था। छोड़िए, आपको एक बीटा इक्वल टू बताएंगे। बीटा इक्वल टू आपको याद होगा तो बताए होंगे कि ई वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल टू बीटा अपॉन रो। तो यहां से बीटा इक्वल टू निकालिएगा तो आपका आएगा वी स्क्वायर इंटू रो। यहां से बीटा की जगह पे हम रखने वाले हैं वी स्क्वायर बाई रो, जहां बीटा को हम लोग क्या बोलते थे? बल्क मॉडुलस कहा जाता था। तो यहां से 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर पी नोट ऐसे बाई बीटा इंटू के इंटू रो इंटू वी की जगह पे लिखने वाले हैं, सॉरी बीटा की जगह पे लिखने वाले हैं वी स्क्वायर इंटू रो इंटू वी। बताइए, एक वी से एक वी कैंसिल, एक रो से एक रो कैंसिल। ठीक है, समझ गए ना? इस तरह से अच्छी बात है। और भी कुछ कटने वाला है? पी नोड एस नोड स्क्वायर पी नोड, अच्छी बात है। ओ सॉरी, हम यहां पर गलत ही लिख लिए। एस नोड होता है पी नोट इक्वल टू बीटा इंटू के इंटू एस नोट, सॉरी। तो यहां से एस नोट इक्वल टू पी नोट बाई बीटा के, तो यहां से स्क्वायर होगा ना, यहां पर क्या करना पड़ेगा हमको? स्क्वायर करना पड़ेगा, एस नोट स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहां से 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू पी नोट का स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर के स्क्वायर इंटू रो इंटू बी। अच्छी बात है, सॉरी। तो एवरेज इंटेंसिटी इक्वल टू 2 पाई एफ स्क्वायर इंटू पी नोट का स्क्वायर बाई बीटा। बीटा स्क्वायर कितना होगा? बीटा स्क्वायर होगा, छोड़िए बीटा स्क्वायर नहीं निकाल रहे हैं अभी बीटा स्क्वायर को ऐसे ही रहने दे रहे हैं, के स्क्वायर इंटू रो इंटू भी, रो इंटू भी, रो इंटू भी। ठीक है, अब ऐसे ही रहने दीजिए, कट जाएगा। याद कीजिए के क्या होता है हमारा? के आपको पता होना चाहिए, के इक्वल टू होता है ओमेगा बाई वी या 2 पाई एफ अपॉन वी। तो यहां पर के की जगह पर रखेंगे एवरेज इंटेंसिटी आई एफ जी इक्वल टू 2 पाई एफ स्क्वायर इंटू पी नोट स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इंटू, ठीक है। देखिएगा, आराम से समझिए। के स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे कितना? ऑफकोर्स 2 पाई एफ का होल स्क्वायर बाई
भी। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, इसका यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पे आराम से समझिए, एवरेज इक्वल टू 2 पाई एफ स्क्वायर इंटू पी नोट स्क्वायर बाई, देखिए बीटा स्क्वायर को ऐसा ही हम लिख रहे हैं एज इट इज, लेकिन के स्क्वायर के जगह पे हम लिखने वाले हैं ओमेगा बाई वी का होल स्क्वायर। ओमेगा बाई वी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा, ऐसे होगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू, पहले से है रो इंटू वी, रो इंटू वी। क्लियर हो गया होगा, अच्छी बात है। तो यहां से बताइए कि आई एवरेज इक्वल टू 2 पाई एफ स्क्वायर इंटू पी नोट स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा के जगह पे बताइए कितना है, 2 पाई एफ। 2 पाई एफ लिखेंगे तो 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू रो इंटू वी। एक बताइए, एक 2 से एक 2 कैंसिल, एक पाई से एक पाई कैंसिल, और एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, इस तरह से। और हमारे पास अच्छी बात है, और भी लिख लेते हैं। हाँ, एवरेज इंटेंसिटी इक्वल टू, बच गया पी नोट स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर इंटू 2 पाई इंटू वी स्क्वायर, ऊपर चल जाएगा कोई बात नहीं, वी स्क्वायर को ऊपर भेज दीजिए, इंटू रो इंटू वी, ऐसे लिख लीजिए, रो इंटू वी लिख लीजिए ऐसे। और बताइए कि रो इंटू वी स्क्वायर के जगह कितना लिखने वाले हैं, बीटा। कितना लिखने वाले हैं, बीटा। तो एवरेज इंटेंसिटी जो है आ गया मेरे पास पी नोट स्क्वायर, इसकी जगह पे लिखने वाले हैं बीटा इंटू वी अपॉन बीटा का स्क्वायर इंटू 2 पाई। बताइए, एक बीटा से एक बीटा कैंसिल, और हमारे पास एवरेज इंटेंसिटी जो है आ गया कितना, पी नोट का स्क्वायर वी अपॉन 2 पाई बीटा। ये आ गया एवरेज इंटेंसिटी इक्वल टू, आ गया मेरे पास कितना, पी नोट स्क्वायर वी बाई 2 पाई बीटा। ठीक है, ये समझ गए होंगे। तो इसको हम सॉल्व करके लाए हैं, आप भी जो है इसको सॉल्व करके ला सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। तो एवरेज इंटेंसिटी जो है वो यहां तक सॉल्व करते करते यहां तक है, कितना, यहां तक पहुंचे। एवरेज इंटेंसिटी जो है वो कितना है, पी नोट स्क्वायर वी बाई 2 पाई बीटा। ठीक है, इस तरह से फिर हुआ, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा इसको डेंसिटी के रूप में अगर लिखना चाहेंगे, तो डेंसिटी के रूप में लिखना चाहेंगे तो बताइए कि यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी, एवरेज इंटेंसिटी इक्वल टू पी नोट स्क्वायर वी अपॉन 2 पाई बीटा। बीटा की जगह पे लिखेंगे वी स्क्वायर इंटू रो। बताइए, एक वी से एक वी कैंसिल हो गया, और हमारे पास आ गया पी नोट स्क्वायर बाई 2 पाई वी इंटू रो। ये हो गया हमारा। ठीक है, तो आप जो है इसको रिमेंबर कर सकते हैं, इसको रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक है ना, ए वाला जो फॉर्मूला आप रिमेंबर कर सकते हैं। तो देखिए, ए वाला जो है वो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के रूप में है, और ए वाला जो है वो प्रेशर एम्पलीट्यूड के रूप में है। ठीक है, अच्छी बात है। और यहां पर एक बात और पता चला कि इंटेंसिटी जो है, एवरेज इंटेंसिटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए, प्रेशर एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पहले ही बता चुके हैं, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो ये था हमारा एवरेज इंटेंसिटी। ठीक है, चलिए इस पे एक सवाल करते हैं। ठीक है ना, आराम से समझिएगा। आराम से समझिए, सवाल है हमारा इस तरह से कि ड्यूरिंग द साउंड प्रोपोगेशन ड्यूरिंग द साउंड प्रोपोगेशन इन ए मीडियम, एक मीडियम के अंदर जो है एक साउंड प्रोपोगेट हुआ, तो उसके दौरान देखा गया कि द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड
एम्पलीट्यूड ऑफ ए मीडियम पार्टिकल इज 3 माइक्रोमीटर। कितना था? 3 माइक्रोमीटर। देखा गया कि साउंड प्रोपोगेशन के दौरान जो है एक मीडियम पार्टिकल का जिसका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 3 माइक्रोमीटर एंड इंटेंसिटी ऑफ दैट पार्टिकल ऑफ दैट पॉइंट, यानी जिस पॉइंट पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड देखा गया 3 माइक्रोमीटर, उस पॉइंट पे जो है इंटेंसिटी जो है वो दिया हुआ था 40 वाट पर मीटर स्क्वायर। if displacement amplitude is doubled, then what will be new intensity at that point। ठीक है, तो नया इंटेंसिटी जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो ट्राई कर सकते हैं। समझिएगा हुआ क्या कि एक साउंड प्रोपोगेट हो रहा था इस तरह का, ये ट्यूनिंग फॉर्क बना लिए या कोई बॉक्स है सब भी बना सकते हैं, और कहीं पर एक पार्टिकल लिया गया ए वाला लेट्स, और इस पार्टिकल पी जो है उसका देखा गया डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड जो है सवाल में तो कितना दिया देखा गया 3 माइक्रोमीटर। 3 माइक्रोमीटर, अच्छी बात है, 3 माइक्रोमीटर देखा गया। लेकिन हुआ क्या कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी भी देखा गया, तो देखा गया कितना था 40 वाट पर मीटर स्क्वायर, 40 वाट पर मीटर स्क्वायर, इतना देखा गया। अब क्या हुआ कि किसी कारणवश जो है, अब क्या हुआ होगा कि ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तब भी जो है एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ठीक है ना, या पावर बढ़ा दिया गया होगा इस ट्यूनिंग फॉर्क का, या कोई बॉक्स होगा साउंड बॉक्स उसका पावर बढ़ा दिया गया होगा। तो हुआ क्या कारणवश कि यहाँ पे जो पी पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड था वो 3 माइक्रोमीटर था, अब कितना हो गया जो है, अब हो गया तुम्हारा डबल हो गया, माने 6 माइक्रोमीटर हो गया। तब बताना है कि इंटेंसिटी कितना होगा। ठीक है, आराम से समझिए। हमको पता है कि इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होता है, ये हमको पता है। अब एक बात बताइए कि इंटेंसिटी जो है अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऐसे लिखें डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सवाल में जो है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का ही बात चल रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटेंसिटी इक्वल टू के इंटू एस नोट का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बताइए कि इंटेंसिटी जो है वो शुरुआत में वो कितना था 3 माइक्रोमीटर, तो इंटेंसिटी जो था वो कितना था हमारा 40 था, तो यहां पे लिख देते हैं हम कितना 40 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि एस नोट जो है नया इंटेंसिटी क्या होगा जब k इंटू एस नोट की जगह पे एस नोट डैश का स्क्वायर हो जाए, और यहाँ पर एस नोट डैश जो है वो दिया हुआ है कि शुरुआत की इंटेंसिटी से डबल हो गया, माने 6 हो गया, 6 माइक्रोमीटर हो गया, डबल हो गया, मतलब इंटेंसिटी आई डैश इक्वल टू के इंटू एस नोट की जगह पे लिखेंगे 2 एस नोट का स्क्वायर। बताइए कि आई डैश इक्वल टू के इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एस नोट स्क्वायर। बताइए कि इंटेंसिटी इक्वल टू 4 इंटू के इंटू एस नोट का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। बताइए कि k इंटू एस नोट का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है 40 वाट पर मीटर स्क्वायर के बराबर है, तो इंटेंसिटी जो है 40 गुने 40 वाट पर मीटर स्क्वायर, और आंसर कम्स आउट टू बी 160 वाट पर मीटर स्क्वायर। ऐसे इतना आ गया आंसर जो है हमारा आ गया कितना 160 वाट पर मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है तो 4 इंटू उसके जगह पर 40 लिखे तो आंसर आ गया 160 वाट पर मीटर स्क्वायर, इतना आ गया। इस चीज को जो है आप ऐसे भी बता सकते थे कि अगर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड डबल करेंगे तो इंटेंसिटी कितना हो गया 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर है,
तो अगर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड डबल करेंगे तो इंटेंसिटी जो है 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड को हाफ करेंगे तो इंटेंसिटी 4 गुना कम हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड को 3 गुना बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी 9 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और अगर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड को 3 गुना कम करेंगे तो इंटेंसिटी जो है 9 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का सवाल क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो हमको पता चला गया कि इंटेंसिटी जो होता है वो पावर अपॉन क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ऐसे लिख सकते हैं कि पावर इक्वल टू होगा इंटेंसिटी इनटू एरिया। अब देखिए इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको हम बता चुके हैं। तो अगर हम पावर एक स्केलर है तो इसको डॉट हो वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। अभी तब वेक्टर के रूप में लिखेंगे जब एरिया जो है वो क्या हो, एरिया वेक्टर हो, एरिया वेक्टर हो, ठीक है ना। और याद रखिए कि इंटेंसिटी और एरिया के बीच में अगर कोई एंगल थीटा हो, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सरफेस एरिया ऐसे हो, ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे बनाया गया, और मान लीजिए कि एनर्जी ऐसे क्रॉस कर रहा हो, ऐसे क्रॉस कर रहा हो एनर्जी, तो एनर्जी जिस डायरेक्शन में क्रॉस करेगा इंटेंसिटी भी किधर होगा, उसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन एरिया वेक्टर जो होता है, एरिया वेक्टर उसका डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, मतलब यहाँ पे ये जो सरफेस है ऐसे, उसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, ऐसे। उसके बीच का एंगल अगर यहाँ पे थीटा दिया है तो यहाँ पर हम पावर इक्वल टू लिखेंगे डॉट हटा के आई ए कॉस थीटा, जहां थीटा जो है एंगल बिटवीन इंटेंसिटी फैक्टर एंड एरिया फैक्टर, ठीक है। याद रखिएगा ये फॉर्मूला। चलिए एक सवाल करते हैं, सवाल करते हैं। सवाल है आवर ईयर ड्रम्स ऑफ ईयर। अपना जो ईयर है उसका एक ईयर ड्रम्स होता है, उसी के अंदर जो है साउंड जो है आके इस तरह से टकराता है और हमको सुनाई देता है। ईयर इज प्लेस्ड नॉर्मली टू द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव whose intensity is 100 वाट पर मीटर स्क्वायर, 100 वाट पर मीटर स्क्वायर। उस साउंड वेव की जो इंटेंसिटी है कितना है, 100 वाट पर मीटर स्क्वायर है। इफ एरिया ऑफ ईयर ड्रम इज A is equal to 0.02 मीटर का स्क्वायर, then find the power crossing through the ear drum। ईयर, ये सवाल है, चलिए ट्राई कीजिए, ठीक है ना। एक यहाँ पर एक ईयर ड्रम है इस तरह का और नॉर्मली प्लेस्ड है, और नॉर्मली प्लेस्ड है इसका मतलब है कि मान लीजिए कि इस तरह का है, यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर हमारा एक ईयर ड्रम है, ऐसे कान का जो चरता होता है वही है, और ऐसे नॉर्मली प्लेस्ड है और साउंड जो है ऐसे आ रहा है, ऐसे और इसको परपेंडिकुलरली एक्सट्राइक कर रहा है। ये जो ईयर ड्रम है इसका एरिया दिया हुआ है सवाल में कितना, 0.02 मीटर स्क्वायर। तो सवाल है कि कितना इसके अंदर से पावर जो है वो क्रॉस करेगा, या ऐसे भी सवाल में बोल देता कितना एनर्जी जो है पर यूनिट टाइम क्रॉस करेगा, तो वही आंसर होता। यहाँ पे ये भी रहता सवाल में कि पावर की जगह पे लिखा रहता हाउ मच एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम, तो ऐसे ही बताते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम एक ईयर ड्रम बना लेते हैं इस तरह का, और साउंड जो है वो ऐसे जा रहा है, ऐसे साउंड ऐसे जा रहा है, तो इंटेंसिटी भी किस डायरेक्शन में होगा, उसी डायरेक्शन में होगा, और उसका जो वैल्यू है उस सवाल में दिया हुआ है कितना, आपको 100 वाट पर मीटर स्क्वायर, 100 वाट पर मीटर स्क्वायर। और ये जो ईयर ड्रम है इसका जो एरिया है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो एरिया वेक्टर भी किधर होगा, इधर ही होगा।
एरिया वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है सवाल में 0.02 मीटर स्क्वायर। सवाल है कि कितना पावर जो है इसके अंदर से क्रॉस करेगा। हम बता चुके हैं कि पावर इज इक्वल टू होता है I डॉट ए या आई ए कॉस थीटा, जहां थीटा होता है एंगल बिटवीन इंटेंसिटी फैक्टर एंड एरिया फैक्टर। अच्छी बात है। तो पावर इक्वल टू इंटेंसिटी, कितनी इंटेंसिटी जो है 100 इंटू एरिया, 100 है वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू एरिया, एरिया है 0.02 मीटर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। बताइए एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में, इंटेंसिटी वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में, तो कॉस लिखेंगे 0 डिग्री। बताइए यहाँ से मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, इसको 0.02 को लिखेंगे नीचे 100, 100 से 100 कैंसिल, तो हमारे पास पावर हो गया सिर्फ 2 वाट। पावर कितना हो गया 2 वाट। तो इस मतलब ये जो साउंड वेव है उसका पावर आया कितना 2 वाट। इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं कि 2 वाट जो पावर आया, पावर जो 2 वाट आया, इसको ये भी समझ सकते हैं कि इस ईयर टर्म से 1 सेकंड में 2 जूल की एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, क्रॉस कर रही है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 जूल पर सेकंड, ऐसे। तो इससे भी बोल सकते हैं कि 2 जूल पर सेकंड जो है वो इस एनर्जी जो है इस क्रॉस सेक्शन से क्या हो रहा है, लगातार इस तरह से निकल रहा है। क्लियर हो गया? अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे है हमारा इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव ड्यू टू, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स, एक पॉइंट सोर्स है और उस पॉइंट सोर्स से लगातार जो है उस साउंड निकल रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक बॉक्स रखा हुआ है गोल, छोटा सा पॉइंट जैसा, और तो साउंड इधर भी निकलेगा, 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 इधर भी निकलेगा। समझ गया ना? एक पॉइंट सोर्स से चारों तरफ से जो है साउंड क्या होगा, ऐसे निकलेगा, ठीक है, इमर्ज होगा। तो यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर एक जो है हमारा सोर्स है, ऑफ कोर्स कैसा सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, और पॉइंट सोर्स से इधर भी जो है साउंड निकलेगा, इधर भी साउंड निकलेगा, इधर भी साउंड निकलेगा, इधर भी साउंड निकलेगा, इधर भी साउंड निकलेगा, हर एक डायरेक्शन में जो है साउंड निकलेगा, ऐसे ऐसे। समझ गए? इस तरह से हर एक डायरेक्शन में जो है हमारा क्या होगा, इस तरह से साउंड निकलेगा। अगर इस पॉइंट सोर्स से अगर साउंड हर एक डायरेक्शन में निकल रहा है तो इसको ढकते हुए जो है एक हम स्फीयर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? स्फीयर। जिस पॉइंट पे हमको इंटेंसिटी निकालना है उस पॉइंट पे हम क्या ड्रॉ कर देंगे, स्फीयर ड्रॉ करेंगे, और उस पॉइंट पे हर एक पॉइंट की इंटेंसिटी क्या होगी, बराबर होगी उस पॉइंट पे जहां पे हम जिस पॉइंट पे निकालना है, और उस पॉइंट से होते हुए जो है हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं, स्फीयर। तो उस हर एक पॉइंट पे इंटेंसिटी याद रखिएगा क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। ठीक है ना? इस तरह से थोड़ा सा फूल नहीं बन पा रहा है, इस तरह। क्लियर हो गया? इस तरह से मतलब यहां पर इंटेंसिटी, यहां पर इंटेंसिटी, यहां पर इंटेंसिटी, यहां पर इंटेंसिटी, हर एक पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी, बराबर होगी। क्योंकि इस पॉइंट सोर्स से हर एक पॉइंट जो है वो कितना डिस्टेंस दूर है, आपको सारा पॉइंट जो है वो r डिस्टेंस दूर है। हर एक पॉइंट जो है वो इस पॉइंट सोर्स से कितना डिस्टेंस दूर है, r डिस्टेंस दूर है। मान लीजिए इस पॉइंट सोर्स की पावर जो है सवाल में दिया हुआ है कितना, पावर दिया सवाल में p, फिक्स है पावर, क्या हमारा फिक्स। तो इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज पावर क्रॉसिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। और जिस पॉइंट पे निकालना है तो इस सरफेस से जो है एरिया साउंड निकल रहा है, इस सरफेस से 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 निकल रहा है। मतलब अगर हम हर एक पॉइंट के देखें, हर एक पॉइंट से क्या होगा, साउंड इस तरह से निकलेगा हर एक पॉइंट से। मतलब बताइए कि ये जो एरिया है हमारा वो क्या हो जाएगा, एक किसका एरिया हो जाएगा, एक स्फीयर का एरिया होगा। किसका एरिया होगा, स्फीयर का। और कौन सा एरिया होगा, ऑफ कोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ना होकर वहां पे एक सरफेस एरिया होगा। सारा साउंड जो है इस स्फीयर के सरफेस से निकलेगा, इसलिए यहां पर यूज करेंगे हम ए, और ऑफ कोर्स कौन सा एरिया, सरफेस एरिया। क्लियर हुआ कि नहीं? सरफेस एरिया यूज करेंगे। बताइए इंटेंसिटी इक्वल टू पावर तो फिक्स है, और सरफेस एरिया होता है 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस क्या है इस स्फीयर का, r स्क्वायर। इस तरह
क्लियर हुआ? इस तरह से जो है वो इंटेंसिटी होगा हर एक पॉइंट पे। और देखिए ध्यान से कि इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस आया। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम लोग रेडियस बढ़ाएंगे मतलब जैसे जैसे सोर्स से दूर जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी घटेगी कि बढ़ेगी? ऑफ कोर्स इंटेंसिटी बढ़ेगी, सॉरी इंटेंसिटी घटेगी, क्योंकि नीचे वाला टर्म बढ़ेगा तो ऊपर वाला टर्म घटेगा, तो इंटेंसिटी क्या होगी? घटेगी। ठीक है ना? तो जैसे जैसे इस पॉइंट सोर्स से हम दूर जाते हैं वैसे वैसे साउंड की इंटेंसिटी बढ़ती है कि घटती है? तो आप लोग बोलिएगा कि इंटेंसिटी क्या होती है? घटती है। क्लियर हुआ? हमको ऐसे भी सोच रख सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक बाजा बज रहा है, साउंड बज रहा है, और मान लीजिए कि यहाँ पर नजदीक में है तो हमको साउंड सुनाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे जो है हमको साउंड का कम सुनाई देता है, तो उस चीज को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि साउंड की इंटेंसिटी घटते जा रही है। ठीक है? मतलब इंटेंसिटी घट रही है, इसका मतलब है कि उसके ईयर में जो ईयर ड्रम है उसमें एनर्जी जो क्रॉस कर रहा है पर यूनिट टाइम वो भी क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है? इस तरह से क्लियर हुआ? समझ गया ना? अच्छी बात है। इस चीज को एक तरीके से और हम समझाते हैं, आराम से समझिए, आराम से समझिए। जैसे मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट सोर्स है, क्या है? यहां पर एक पॉइंट सोर्स। हम देख लिए कि इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर होता है, और पॉइंट सोर्स के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस होता है, डिस्टेंस होता है, रेडियस या डिस्टेंस बोल सकते हैं। अच्छी बात है। मान लीजिए कि इस साउंड सोर्स से हम r डिस्टेंस दूर जो है इंटेंसिटी इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, r डिस्टेंस दूर। मान लीजिए कि r डिस्टेंस दूर जो है वो इंटेंसिटी जो है सवाल में दिया हुआ है I नोट। कितना दिया हुआ है? I नोट सवाल में दिया हुआ है। अगर इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना है तो इस पॉइंट से होते हुए हम क्या ड्रॉ कर देते हैं? एक ऑफ कोर्स एक हम स्फीयर ड्रॉ कर देते हैं। जिस पॉइंट पे जो है इंटेंसिटी निकालना रहता है वहां से होते हुए क्या ड्रॉ करते हैं? हम एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं। चलिए यहाँ पे इंटेंसिटी जो है वो I नोट है, और यहाँ पे जो मीडियम पार्टिकल जो सोर्स है उसका पावर P दिया है, और यहाँ पे जो मीडियम पार्टिकल है r डिस्टेंस दूर सोर्स से उसकी डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड जो है वो s नोट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? s नोट। मतलब यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं इस तरह से, जिसका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड जो है सवाल में कितना दिया है? s नोट। s नोट है इसका मतलब है कि इस मीडियम पार्टिकल जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है इसका s नोट हो सकता है, और इसका प्रेशर एम्पलीट्यूड दिया है सवाल में कितना? p नोट, यहां पे दिया हुआ है। ठीक है ना? यहां से r डिस्टेंस दूर जो है वो मीडियम पार्टिकल यहां से s नोट डिस्टेंस मैक्सिमम जा सकता है और s नोट डिस्टेंस पीछे जा सकता है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड s नोट दिया है, और एक्सेस प्रेशर जो मैक्सिमम दिया है कितना दिया है? ऑफ कोर्स p नोट दिया है। ठीक है? चलिए आराम से समझिए, आराम से। अब जो है हम यहां से r डिस्टेंस और दूर चल रहे हैं, माने यहां से यहां पर माने यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस चलेंगे? 2r। तो जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी रहती है वहां से क्या ड्रॉ करते हैं? आप सबको पता होगा, वहां से होते हुए हम एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं। हर एक पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी? इस स्फीयर के बराबर होगी, और उसका वैल्यू कितना होगा? हम अभी तुरंत बताते हैं वैल्यू कितना होगा, देखिएगा, समझिएगा यहां पे वैल्यू कितना होगा। ठीक है? यहां पे वैल्यू कितना होगा समझिएगा। एक बात बताइए कि यहां से हम कितना डिस्टेंस दूर है? 2r। डिस्टेंस सोर्स से 2r हुआ, डिस्टेंस सोर्स से 2r होगा, 2r का स्क्वायर कितना होगा? 4r स्क्वायर। तो इंटेंसिटी जो है 1/4r स्क्वायर है, माने 1/4 टाइम हो गया। तो इंटेंसिटी यहाँ पे I नोट नहीं होगा, यहाँ से r डिस्टेंस दूर इंटेंसिटी का I नोट होगा, तो यहाँ पे इंटेंसिटी जो है I नोट बाई कितना हो जाएगा? 4। I नोट बाई कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि 4 गुना इंटेंसिटी क्या हो जाती है? घट जाती है। क्लियर हो गया? 4 गुना इंटेंसिटी क्या हो जाती है? घट जाती है। ध्यान से देखिए कि अगर हम यहाँ से S नोट का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P नोट का स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है, तो यहां से हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं रूट लगा के S नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। इस सिर्फ तीनों के लिए है, स्क्वायर तीनों में है तो स्क्वायर रूट लगा दी सब में तो स्क्वायर हट गया।
ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बताइए कि अगर हम यहां से 2r डिस्टेंस दूर गए हैं, 2r डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड अगर r डिस्टेंस दूर s0 था, यहां से सोर्स से r डिस्टेंस दूर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड s0 था, तो 2r डिस्टेंस दूर जो है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो यहां पे 2r रखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 1/2r, तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड जो है मीडियम पार्टिकल का कितना हो गया, हाफ हो गया। यहां पे डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड x0 बाय कितना हो गया, 2। और देखिए ध्यान से प्रेशर एम्पलीट्यूड भी जो हो गया वो कितना हो गया, p0 बाय 2 हो गया। प्रेशर एम्पलीट्यूड भी हो गया p0 बाय 2। हम s0 बाय 2 को एक तरीके से और बता सकते हैं, समझिए। इसका मतलब है कि यहां से r डिस्टेंस दूर जो पार्टिकल था, अगर वो इसका प्रेशर सॉरी डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड अगर s0 रहा, s0 माने लॉन्ग जो है लॉन्ग तरह के वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा था, मीन पोजीशन से डिस्टेंस s0 था, इधर भी मीन पोजीशन से डिस्टेंस s0 था, तो ये जो है लॉन्ग वाइब्रेशन कर रहा था। लेकिन अगर 2r डिस्टेंस अगर गए सोर्स से दूर, तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड s0 बाय 2 हो गया। इसका मतलब ये है कि अब जो पार्टिकल है मीडियम पार्टिकल, वो s0 दूर ना जाके s0 बाय हाफ जाएगा। यहां से यहां तक s0 था, अब पार्टिकल s0 बाय 2 जाएगा। उसी तरह s0 यहां से यहां तक था, तो अब पार्टिकल यहां से यहां तक ही जाएगा, s0 बाय 2 जाएगा, मतलब हाफ हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। समझ में आ रहा है ना? जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड घट रहा है। पहले जो है पार्टिकल लॉन्ग इस तरह का वाइब्रेशन करेगा, लंबा लंबा वाइब्रेशन इस तरह से करेगा, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे वाइब्रेशन जो है उसका डिस्टेंस घटते जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड घटते जाएगा। देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कितना हो गया, s0 बाय 2, प्रेशर हो गया p0 बाय 2। क्लियर हुआ? अच्छी बात है। मान लीजिए कि यहां से 3r डिस्टेंस दूर चल गए, यहां से r डिस्टेंस और दूर चल गए, यहां से r डिस्टेंस और दूर चल गए, तो बताइए पॉइंट सोर्स से हम कितना डिस्टेंस दूर चल गए, 3r। जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी रहती है उस पॉइंट पे हम क्या ड्रॉ करते हैं, आप सबको पता होगा कि यहाँ पर होते हुए एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं, और इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे इंटेंसिटी जो होगी वो बराबर होगी। आप लोग बोलिएगा कितना होगा, यहां से 3r डिस्टेंस दूर है, 3r रखेंगे तो 3r का स्क्वायर कितना होगा, 9r स्क्वायर, तो इंटेंसिटी जो है 1/9r स्क्वायर हो गया। तो इंटेंसिटी यहां से कंपेयरिंग में यहां पे कितना गुना कम हो गया, इंटेंसिटी 9 गुना क्या हो गया, कम हो गया। इंटेंसिटी I0 बाय 9 हो गया, इंटेंसिटी I0 बाय कितना हो गया। आप लोगों को दिख गया होगा कि यहां से डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड जो है 3r अगर रखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इस पार्टिकल का कितना हो जाएगा, s0 बाय 3, और प्रेशर एम्पलीट्यूड भी हो जाएगा p0 बाय 3। एक से प्रेशर पे क्या हो गया, घट गया। ठीक है, एक से प्रेशर घट गया तो पार्टिकल की डेंसिटी भी क्या हो गई, ऑफ कोर्स घट गई, और डेंसिटी भी क्या हो गई, घट गई, तो यहां पर इंटेंसिटी भी क्या हो गया, पार्टिकल का घट गया। बताइए कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड जो है s0 बाय 3 है, इसका मतलब क्या है कि अब जो पार्टिकल है यहाँ पे कितना था, इस तरह से s0 बाय 2 का वाइब्रेशन कर रहा था। अब जो पार्टिकल है, अब इतना बड़ा वाइब्रेशन ना करके सिर्फ एम्पलीट्यूड उसका s0 बाय कितना हो जाएगा, 3, s0 बाय कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए ये इतना बड़ा था, ये और छोटा हो गया, ये और छोटा हो गया, मतलब जैसे जैसे पार्टिकल आगे जाएंगे, हम आगे जाएंगे सोर्स से, वैसे वैसे जो भी मीडियम पार्टिकल्स है उसका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड जो है लगातार घटते जाएगा। डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड लगातार घटते जाएगा, इसका मतलब है कि पार्टिकल जो है जो ऑसिलेशन क्रिएट कर रहा है, ऐसे ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसका मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का डिस्टेंस घटते जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और जो है, अगर यहां से हम अगर 4r डिस्टेंस दूर जो है, यहां पर आके जो है अगर हम पार्टिकल का इंटेंसिटी निकालें, जिस पॉइंट पे यहां से मतलब कितना और चल गए, r 2r 3r 4r, जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना रहता है वहां से होते हुए क्या ड्रॉ करते हैं, ऑफ कोर्स एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं। ऐसे क्या ड्रॉ करते हैं, इस तरह के स्फीयर। यहां पे इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, तो यहां से 4r डिस्टेंस दूर है, तो यहां पे 4 का स्क्वायर होगा 16, तो इंटेंसिटी इसके कंपेयरिंग में हो जाएगा इंटेंसिटी I0 बाय 16। 16 गुना इंटेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया। 16 गुना इंटेंसिटी कम हो गया, तो बताइए कि यहां पर ही 16 गुना इंटेंसिटी कम हो गया, नहीं, इसके हर एक पॉइंट पे 16 गुना इंटेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया, इसके हर एक पॉइंट पे इस स्फीयर के। ठीक है, और बताइए कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, s0 बाय 4। प्रेशर एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स आप लोग बोल रहे होंगे प्रेशर एम्पलीट्यूड भी हो जाएगा p0 बाय 4, इससे प्रेशर भी हो जाएगा p0 बाय 4 मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब है s0 बाय 4 का मतलब कि अब जो पार्टिकल है वो क्या होगा, छोटे छोटे और ऑसिलेशन करेंगे, मतलब और जो है अब जो है इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, s0 बाय 4 हो जाएगा। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा।
और ऐसे करते 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 अगर r को हम टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी कर देंगे, r को टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी कर देंगे तो ये वाला टर्म जो है 0 को टेंड करेगा, तो इंटेंसिटी वहां पर हो जाएगा 0। इंटेंसिटी टेंडिंग टुवर्ड कितना हो जाएगा 0। इधर भी जो है बढ़ते 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 बढ़ाते जाएंगे, तो यहाँ पर r जो है वो टेंडिंग करेगा इंफिनिटी को, तो इंटेंसिटी टेंडिंग टुवर्ड करेगा 0। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड भी टेंडिंग टुवर्ड करेगा 0 को, प्रेशर एम्पलीट्यूड टुवर्ड करेगा 0 को, ठीक है ना। और इंटेंसिटी अगर 0 को टेंड करेगा तो बहुत दूर अगर हम चल जाते हैं तो साउंड हमको सुनाई देता है नहीं। तो जैसे जैसे हम लोग पॉइंट सोर्स से दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे इंटेंसिटी घटते जा रही है। और यहां पर देखिए कि टेंडिंग टुवर्ड कितना हो गया 0 हो गया। और यहां पर तो पार्टिकल जो ऑसिलेट ही नहीं करेगा, मतलब बहुत ही छोटे छोटे वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे। इंटेंसिटी उसका जो एम्पलीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड उसको मान लेंगे कि कितना है 0 है। क्लियर हुआ? इस तरह से, तो इस तरह से जो है वो अगर पॉइंट सोर्स हो तो उस तरह से जो है उसकी इंटेंसिटी वेरी करती है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं, एक सवाल करते हैं इस पे। एक सवाल करते हैं। एक सवाल है कि ए पॉइंट सोर्स of power, a point source of power is 100 वाट। एक पॉइंट सोर्स है साउंड का जिसका पावर कितना दिया है 100 वाट दिया है। At what distance from the point source, at what distance from the point source the intensity will be 400 by pi वाट पर मीटर स्क्वायर। ये सवाल है, ठीक है, कि एक पॉइंट सोर्स है जिसकी पावर जो दिया है कितना दिया है 100 वाट दिया हुआ है। एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सोर्स, मतलब इस पॉइंट सोर्स से कितना डिस्टेंस दूर जाएंगे तो इंटेंसिटी जो है वो मीडियम पार्टिकल का कितना होगा 400 बाई पाई वाट पर मीटर स्क्वायर बना देंगे। यहां पर एक पॉइंट है सोर्स है और पॉइंट सोर्स है जिसका पावर दिया है कितना, ऑफकोर्स पावर दिया हुआ है 100 वाट। और हमसे पूछ रहा है कितना डिस्टेंस दूर जो है वो इसकी इंटेंसिटी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी होगी 400 बाई पाई वाट पर मीटर स्क्वायर। हम आपको बता चुके हैं कि एक पॉइंट सोर्स की वजह से जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकाली जाती है वहां पे क्या ड्रॉ करते हैं, हम एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं और उस स्फीयर से कितना पावर जो है क्रॉस कर रहा है वही हमारा तो क्या होता है इंटेंसिटी होता था। तो इंटेंसिटी बेसिकली यहां पर कितना होगा, इंटेंसिटी होगा बेसिकली पावर अपॉन एरिया। ऑफ कोर्स इस स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। बताइए कि इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए 400 बाई पाई, 400 बाई पाई वाट पर मीटर स्क्वायर बराबर पावर कितना दिया हुआ है ऑफकोर्स सवाल में 100 वाट दिया हुआ है इनटू बाई 4 पाई r स्क्वायर। बताइए कि 4 से नहीं कटेगा, पाई कैंसिल, 100 से 4 बार में कैंसिल, 4 से 16 बार में, और वाट से वाट कैंसिल, 4 से कोई 16, तो यहां से कितना हो गया 16 बराबर 1 बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1 बाई 16, तो आर इक्वल टू हो गया 1 बाई 2 मीटर, आर इक्वल टू 1 बाई 2। मतलब यहां से 1 बाई 2 मीटर डिस्टेंस पर जाएंगे तो यहां पे इंटेंसिटी होगी कितनी 400 बाई पाई वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक और सवाल।